अगर हम किसी बहुत बड़े और महत्वपूर्ण खेल की कल्पना करें, मतलब जैसे शतरंज का कोई फाइनल मुकाबला हो। या फिर क्रिकेट का कोई करो या मरो वाला मैच ले लीजिए। हाँ, बिल्कुल सही। अब अगर किसी टीम को मैच शुरू होने से ठीक पहले सामने वाली टीम का पूरा प्लेबुक या कह सकते हैं उनका सीक्रेट गेम प्लान मिल जाए, तो क्या होगा? अरे तब तो मतलब स्थिति पूरी तरह से बदल जाएगी, है ना। सामने वाली टीम कौन सी चाल चलने वाली है ये पहले से पता होना किसी भी कमजोर टीम को जिता सकता है। बिल्कुल। मतलब गेम प्लान हाथ में होने का सीधा सा अर्थ है कि अब खेल केवल बचाव का नहीं रह गया है। एकदम सही। उनकी हर चाल का एक अचूक जवाब पहले से तैयार किया जा सकता है। असल में ये जो जानकारी है ना, यही खेल पर नियंत्रण करने की असली ताकत देती है। और यही आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का मुख्य विषय भी है। यस। आज हमारे पास जो स्रोत है वे मनीष शुक्ला एंड एसोसिएट्स की एक बहुत ही व्यवहारिक आपराधिक विधि ड्राफ्टिंग श्रृंखला से लिए गए हैं। हाँ, जिसका नाम है FIR से फैसले तक। बिल्कुल। और आज हम इसकी 12वें भाग का गहन विश्लेषण कर रहे हैं, जो मुख्य रूप से दस्तावेजों और साक्ष्यों को प्राप्त करने पर केंद्रित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है किसी भी कानूनी प्रक्रिया का। हाँ, और हमारी आज की चर्चा का जो उद्देश्य है या कह लें जो मिशन है, वो यही समझना है कि कानूनी प्रक्रिया का वह हिस्सा जो बाहर से देखने में सबसे ज्यादा उबाऊ लगता है, मतलब जो सिर्फ कागजी कार्यवाही जैसा लगता है। केस की कॉपी प्राप्त करना। बिल्कुल। केस की कॉपी लेना असल में किसी भी केस की हार या जीत की असली नींव कैसे तय करता है, आज हम यही समझेंगे। देखिए, ये समझना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अदालत में जो पूरी प्रक्रिया होती है ना, वो सिर्फ हवाई दावों पर नहीं चलती। हाँ, आम धारणा तो यही होती है कि कोर्टरूम में जो जोरदार बहस होती है, वकीलों का जो जोर जोर से बोलना होता है, बस वही सब कुछ है। सही कहा। लेकिन उस बहस के पीछे का जो असली आधार है वो उन कागजों में ही दर्ज होता है, जिन्हें अक्सर लोग मतलब एक औपचारिकता समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। तो फिर उन कागजों में ऐसा क्या होता है जो किसी भी आरोपी के लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है? मतलब जब कोई व्यक्ति अदालत में उपस्थित होता है तो स्रोत स्पष्ट करते हैं कि वादी द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेजों की कॉपी लेना उसका एक बुनियादी विधिक अधिकार है। बिल्कुल। और इसमें FIR की कॉपी, चार्जशीट, गवाहों के बयान और यहाँ तक कि मेडिकल रिपोर्ट भी शामिल है। और जो नए कानून आए जैसे BNSS और पुराने CRPC की धारा 207 के तहत इसे अनिवार्य भी किया गया है। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि इन धाराओं का असल जिंदगी में क्या मतलब है? देखिए, अगर इसे केवल पुलिस स्टेशन से कुछ पन्ने लेकर फाइल में लगा देने की प्रक्रिया समझा जाए तो वो सबसे बड़ी भूल होगी। तो फिर असल प्रक्रिया क्या है? असल में BNSS या CRPC की धारा 207 कानून के उस सिद्धांत पर काम करती है जिसे प्राकृतिक न्याय या नेचुरल जस्टिस कहा जाता है। प्राकृतिक न्याय, इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो व्यक्ति किसी पर आरोप लगा रहा है उसके पास आपके खिलाफ क्या-क्या सामग्री है ये जानना आपका मतलब बचाव पक्ष का बुनियादी अधिकार है। अच्छा, मतलब अभियोजन पक्ष अचानक से कोर्ट में कोई नया सबूत लाकर आपको चौंका नहीं सकता। बिल्कुल नहीं। उन्हें अपने सारे पत्ते पहले ही खोलने पड़ते हैं। ये तो मुझे बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे कोई छात्र किसी बड़ी परीक्षा में बैठने जा रहा हो। हाँ, एक बहुत अच्छी एनालॉजी है ये। है ना? मतलब बिना सिलेबस जाने अगर परीक्षा देने बैठ जाएं तो तैयारी तो की ही नहीं जा सकती। जब तक यही नहीं पता कि प्रश्न पत्र किस विषय से आने वाला है तो सही उत्तर कैसे लिखेंगे। एकदम सही। बिना केस कॉपी के कोर्ट में जाना बिल्कुल बिना सिलेबस के परीक्षा हॉल में बैठने जैसा ही है। बिल्कुल। और उसी सिलेबस वाले उदाहरण को अगर हम आगे बढ़ाएं तो केस की कॉपी वो प्रश्न पत्र है जिसे हल करने के लिए पूरी रणनीति बनानी होती है। दस्तावेजों के बचाव पक्ष पूरी तरह से अंधेरे में होता है। तो मतलब पुलिस ने क्या कहानी गढ़ी है, गवाहों ने क्या बोला है, ये सब जानना जरूरी है। बिल्कुल। मेडिकल रिपोर्ट में डॉक्टर ने क्या लिखा है, ये सब जाने बिना कोई भी वकील अदालत में खड़ा होकर एक शब्द भी तर्कसंगत तरीके से नहीं कह सकता। और यहीं पर स्रोत में एडवोकेट मनीष शुक्ला जी का जो नजरिया है वो सामने आता है। हाँ, उनका दृष्टिकोण इस मामले में बहुत स्पष्ट है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये केस कॉपी लेना मतलब कोई सामान्य या रोजमर्रा की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यही वो असल फाउंडेशन या नींव है जिस पर आरोपी का पूरा डिफेंस यानी बचाव खड़ा होता है। बिल्कुल।
उनका मानना है कि जब तक ये नहीं पता कि खिलाफ में कौन कौन से साक्ष्य दिए गए हैं, कोई प्रभावी रणनीति बनी नहीं सकती। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा प्रतिवाद करना चाहूंगी। मतलब मान लिया जाए कि एफआईआर की कॉपी, चार्जशीट, बयानों का पुलिंदा सब मेज पर रखा है। हाँ, तो एक आम इंसान के लिए तो ये भारी भरकम कानूनी शब्द, ये तकनीकी भाषा किसी विदेशी भाषा जैसी होगी ना। अगर वो उन कागजों को पढ़ भी ले तो क्या समझ आएगा? देखिए, ये एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल है और इसी वजह से एक विशेषज्ञ की, एक वकील की जरूरत पड़ती है। मतलब पन्ने जमा कर लेना अलग बात है। बिल्कुल, पन्ने जमा कर लेना और उन पन्नों में छिपे कानूनी अर्थ को समझना, ये तो बिल्कुल अलग बातें हैं। जैसे घर का नक्शा तो कोई भी बना सकता है। हाँ, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कि इमारत गिरेगी नहीं, एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर की ही जरूरत होती है ना? बिल्कुल सही। मनीष शुक्ला जी का जो फाउंडेशन वाला तर्क है, वो यह नहीं कहता कि केवल कागज लेने से केस खत्म हो गया। वो ये कहता है कि उन कागजों के बिना शुरुआत ही नहीं हो सकती। हाँ, एक आम इंसान उन दस्तावेजों में सिर्फ एक कहानी पढ़ेगा कि फलां दिन फलां समय पर क्या हुआ। लेकिन एक कानूनी विशेषज्ञ उन दस्तावेजों में कानून पढ़ेगा। वो उसमें विरोधाभास या कमियां ढूंढेगा। तो असली बचाव ये नहीं है कि अदालत में जाकर सिर्फ इतना कह दिया जाए कि हम निर्दोष हैं। एकदम सही, क्योंकि वो तो सिर्फ एक दावा हुआ, सबूत नहीं। बिल्कुल। असली बचाव तब शुरू होता है जब दस्तावेजों के आधार पर यह साबित किया जाता है कि अभियोजन पक्ष की कहानी में कोई सच्चाई नहीं है। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? देखिए, उदाहरण के लिए बचाव पक्ष ये नहीं कहता कि हम बेगुनाह हैं। बचाव पक्ष दस्तावेजों के आधार पर कहता है कि एफआईआर के अनुसार घटना रात 9 बजे की है, लेकिन जो मेडिकल रिपोर्ट पुलिस ने ही जमा की है, उसमें पीड़ित के अस्पताल पहुंचने का समय शाम 7:30 बजे दर्ज है। अरे वाह! तो अगर घटना 9 बजे हुई तो पीड़ित 7:30 बजे अस्पताल कैसे पहुंच गया? साथ आमने सामने रख के पढ़े, कभी पकड़ा ही नहीं जा सकता। ये उदाहरण बहुत ही सटीक है। इससे समझ में आता है कि कागज सिर्फ कागज नहीं है, बल्कि वे एक दूसरे को काटने वाले हथियार बन सकते हैं। बिल्कुल। और यहीं से श्रोत्रों में एडवोकेट अमन बाजपेयी जी का विश्लेषण शुरू होता है। वो बताते हैं कि एक अच्छे वकील की असली भूमिका केस की कॉपी मिलने के बाद ही शुरू होती है। हाँ, वकील इन दस्तावेजों का केवल सरसरी तौर पर अध्ययन नहीं करता। मतलब वो गहराई में जाता है। बहुत गहराई में। वो विरोधाभास यानी कॉन्ट्रडिक्शंस ढूंढता है, कानूनी त्रुटियां निकालता है। क्योंकि जब पुलिस अपना केस तैयार करती है तो वे उसे एक परफेक्ट कहानी की तरह पेश करने की कोशिश करते हैं, है ना? बिल्कुल। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी झूठी कहानी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हो सकती। और अगर घटना सच्ची भी है तो मानवीय त्रुटियों के कारण समय में या बयानों में कहीं ना कहीं दरारें छूटी जाती हैं। हाँ, और अमन बाजपेयी जी का नजरिया पूरी तरह से प्रैक्टिकल है। वकील का मुख्य काम उन दस्तावेजों में ऐसी दरारों को ढूंढना होता है जो पूरी कहानी को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दे। इसे एक नए नजरिए से देखते हैं। हाँ, बिल्कुल। अगर हम आधुनिक दुनिया की बात करें तो ये किसी सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड जैसा है। जब कोई हैकर किसी सिस्टम में घुसना चाहता है तो वो सबसे पहले उस सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड मांगता है। अरे वाह, ये बहुत ही दिलचस्प तुलना है। आम आदमी के लिए तो वो कोड सिर्फ अजीबोगरीब अक्षरों का जाल होगा, लेकिन हाँ, एक विशेषज्ञ तुरंत पहचान लेगा कि कोड की किस लाइन में बग है जिससे पूरा सिस्टम क्रैश किया जा सकता है। तो मतलब पुलिस की चार्जशीट वो सॉफ्टवेयर है और वकील वो हैकर है जो केस की कॉपी रूपी सोर्स कोड को पढ़कर उसमें से बग यानी विरोधाभास खोज निकालता है। बिल्कुल सही। और जब वो बग मिल जाता है उसके बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई की दिशा तय होती है। जैसे कि ज़िरेल या क्रॉस एग्जामिनेशन। हाँ, जब गवाह कटघरे में खड़ा होता है तो वकील उससे अचानक हवा में सवाल नहीं पूछता। वकील के पास उसी गवाह का वो पुराना बयान होता है जो उसने महीनों पहले पुलिस को दिया था। अच्छा, तो मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन एक तरह का जाल बिछाना है जो उन्हीं के दस्तावेजों के आधार पर बुना जाता है। बिल्कुल। मान लीजिए गवाह ने पुलिस को दिए बयान में कहा था कि हमलावर ने लाल शर्ट पहनी थी, लेकिन कोर्ट में वो कहता है कि हमलावर ने काली शर्ट पहनी थी। अब अगर वकील के पास उस पुराने बयान की कॉपी नहीं होगी तो वो साबित ही नहीं कर पाएगा कि गवाह झूठ बोल रहा है। सही कहा। केस कॉपी हाथ में होने का मतलब है कि गवाह को उसी के पुराने शब्दों के जाल में फंसाया जा सकता है। और
यहीं पर स्रोत में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द का जिक्र आता है, डिस्चार्ज एप्लीकेशन। हाँ, ये बहुत जरूरी है। आम बोलचाल में तो लोगों को लगता है कि केस दर्ज हो गया, मतलब अब सालों तक अदालत के चक्कर काटने पड़ेंगे। लेकिन दस्तावेजों से ये कैसे बदल सकता है? देखिए, डिस्चार्ज एप्लीकेशन एक बहुत ही ताकतवर कानूनी हथियार है। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर पुलिस के दस्तावेजों को पढ़ने के बाद ही ये स्पष्ट हो जाए कि आरोपी के खिलाफ कोई मामला बनता ही नहीं है, मतलब सोर्स कोड में इतना बड़ा बग है कि सॉफ्टवेयर चल ही नहीं सकता। एकदम सही। तो अदालत से निवेदन किया जा सकता है कि इस मामले में ट्रायल शुरू करने की जरूरत ही नहीं है। आरोपी को पहले ही चरण में दोष मुक्ति या डिस्चार्ज कर दिया जाए। अरे वाह, ये तो बहुत ही बड़ी बात है। बिल्कुल। और अगर निचली अदालत में कोई गलती हुई है तो सीधे हाई कोर्ट में चुनौती देने का रास्ता भी इन्हीं दस्तावेजों की सूक्ष्म जांच से होकर गुजरता है। इसका मतलब ये हुआ कि केस जीतने की असली कुंजी कोर्ट रूम में ऊंचे स्वर में बहस करना नहीं है, बल्कि वो सतर्कता और गहराई से किया गया विश्लेषण है। सही बात है। और स्रोत में इस पूरी प्रक्रिया के लिए एक बहुत ही स्पष्ट चेकलिस्ट भी दी गई है। हाँ, जिसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। सबसे पहला कदम है सभी दस्तावेजों की कॉपी समय पर प्राप्त करना। समय पर प्राप्त करना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हर कानूनी प्रक्रिया की एक समय सीमा होती है ना? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर चार्जशीट दाखिल होने के बाद सही समय पर उसकी कॉपी नहीं ली गई और अदालत ने आरोप तय कर दिए तो डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाने का मौका हाथ से निकल सकता है। और चेकलिस्ट का दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है हर दस्तावेज को ध्यान से पढ़ना और समझना। तीसरा है किसी भी विरोधाभास को नोट करना। और चौथा, अपने अधिवक्ता के साथ बैठकर रणनीति तय करना। बिल्कुल। लेकिन यहाँ स्रोत में एक बहुत ही रोचक जानकारी दी गई है जो इस अनुशासन और समय के महत्व को बिल्कुल अलग स्तर पर ले जाती है। आप उस हेल्पलाइन नंबर की बात करें? हाँ, स्रोत में मनीष शुक्ला एंड एसोसिएट्स का एक नंबर साझा किया गया है, 9839036853। और इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि इस नंबर पर केवल व्हाट्सएप मैसेज करने की सुविधा है और कॉल करने का समय भी तय है। बिल्कुल। अगर कॉल करना बहुत ही जरूरी हो तो उसका एक बेहद सख्त समय रात 8 बजे से 10 बजे के बीच, मतलब सिर्फ 2 घंटे का समय, वो भी रात में। देखिए, ये कोई साधारण संपर्क विवरण नहीं है। ये कानूनी पेशे की उस वास्तविकता और गंभीरता को दर्शाता है जो अदालत के बाहर घटित होती है। मैं समझ रही हूँ। रात 8 से 10 बजे का वो सख्त समय ये बताता है कि एक वकील के लिए एकाग्रता कितनी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। जब मैंने ये हिस्सा पढ़ा ना तो मेरे दिमाग में एक बहुत ही स्पष्ट छवि बनी। कैसी छवि? कल्पना कीजिए एक वकील की जो दिन भर अदालत की भागदौड़, तारीखों और जिरा से थककर वापस अपने ऑफिस लौटता है। अब रात के 9 बज रहे हैं, चारों तरफ सन्नाटा है। बिल्कुल। और उस वकील की मेज पर 500 पन्नों की एक मोटी चार्जशीट रखी है। अब वो एक एक पन्ना पलट रहा है। मतलब ये कोई ऐसा काम नहीं है जो फोन पर बात करते हुए या लोगों से मिलते हुए किया जा सके। सही कहा। 500 पन्नों में से वो एक पैराग्राफ ढूंढना जहां पुलिस के गवाह ने समय या जगह को लेकर 10 मिनट की भी गलती की है। ये तो भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। बिल्कुल। और उस सुई को ढूंढने के लिए जिस स्तर के ध्यान की आवश्यकता होती है वो दिन के शोर शराबे में संभव ही नहीं है। हाँ, और अगर वकील उस 10 मिनट के विरोधाभास को पकड़ने से चूक गया तो हो सकता है कि केस की पूरी दिशा ही गलत हो जाए। इसलिए वो रात 8 से 10 का समय सिर्फ एक नियम नहीं है, बल्कि वो उस जिम्मेदारी का बोझ है जो एक वकील अपने मुवक्किल के प्रति उठाता है। दिन भर की जिरह के बाद रात का वो शांत समय उस सोर्स कोड में बग ढूंढने के लिए समर्पित होता है। एकदम सही। और जो निष्कर्ष स्रोत में निकाला गया है कि जिसके पास जानकारी मजबूत होती है वही कोर्ट में मजबूती से खड़ा होता है। ये कोई किताबी बात नहीं है। हाँ, ये अदालत के मैदान का सबसे सच्चा नियम है। अगर हाथ में दस्तावेज नहीं है तो कोर्ट में खड़े होकर सिर्फ हवा में तीर चलाए जा रहे होते हैं, है ना? बिल्कुल। दस्तावेजों की ताकत को समझना किसी भी कानूनी लड़ाई का पहला और सबसे निर्णायक पड़ाव है।
तो आप इस पूरे विस्तृत चर्चा को हम एक जगह समेटते हैं। आज हमने ये समझा कि कैसे एक साधारण सी लगने वाली केस की कॉपी असल में पूरे मुकदमे की दिशा बदल सकती है। हाँ, ये सिर्फ कागजों का पुलिंदा नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये बचाव का वो मास्टर प्लान है, वो सोर्स कोड है जिसमें छुपे विरोधाभासों को ढूंढकर एक विशेषज्ञ वकील न्याय की दिशा तय कर सकता है। और बिना ये जाने कि विरोधी के पास क्या हथियार हैं, कोई भी केस लड़ना अंधेरे में तीर चलाने के समान ही है। और ये तो कानूनी रणनीति की सिर्फ एक शुरुआत है। स्रोत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अगले चरण की ओर भी इशारा किया गया है, जिसका जिक्र हमने भी किया था, डिस्चार्ज की प्रक्रिया। बिल्कुल। आगे आने वाले समय में ये समझना काफी दिलचस्प होगा कि ये प्रक्रिया व्यावहारिक रूप से कैसे काम करती है और कैसे ट्रायल शुरू होने से पहले ही केस से बाहर निकलने का प्रयास किया जा सकता है। हाँ, वो चर्चा भी निश्चित रूप से बहुत ही ज्ञानवर्धक होगी। तो जैसे जैसे हम आज के इस विश्लेषण के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, एक ऐसा विचार सामने आता है जो पुरानी सभी धारणाओं को चुनौती देता है। कैसा विचार? हमेशा से फिल्मों में और आम बोलचाल में यही माना जाता है कि अदालत में सबसे ऊंची आवाज में बोलने वाला या सबसे नाटकीय बहस करने वाला वकील ही जीतता है। लेकिन हकीकत इससे बहुत अलग और कहीं ज्यादा शांत होती है। बिल्कुल, और यही आज का सोचने लायक सवाल है। क्या वास्तव में कोर्टरूम के बाहर एक शांत कमरे में रात के सन्नाटे में फाइलों के पन्ने पलटते हुए और एक छोटी सी तारीख का विरोधाभास खोजते हुए ही केस की असली जीत या हार तय हो जाती है? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है ना? क्या कोर्ट में बोला जाने वाला हर शब्द, वकील का हर तर्क असल में उसी शांत कमरे में गहराई से पढ़े गए दस्तावेजों की ही गूंज नहीं है? क्या कोई भी केस अदालत में जज के सामने पहुंचने से बहुत पहले ही उन कागजों पर लड़ा और जीता नहीं जा चुका होता है? इस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए।